महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये कि अजीत पवार की बगावत के बाद लड़ाई अब एनसीपी पर दावेदारी तक पहुंच चुकी है। पार्टी के नाम और निशान पर दावे को लेकर शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुटों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। तो उधर दोनों गुटों ने शक्ति प्रदर्शन के लिए मुंबई में बैठक बुलाई है। इस बैठक में अजीत पवार ने एक बड़ा बयान भी दिया है। आपको बताएं कि अजीत पवार ने कहा है कि 2019 में शरद पवार के कहने पर ही देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी। साथ ही अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने हमेशा शरद पवार का साथ दिया। तो वहीं मुंबई के वाई.बी. चौहान सेंटर में भी शरद पवार गुट की बैठक जारी है। तो महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। पवार वर्सेस पवार, चाचा वर्सेस भतीजे की जो ये जंग है, सियासी जंग है, वो सबके सामने खुलकर आ गई है। और 2019 का कच्चा चिट्ठा लेकर अब अजीत पवार ने कई बड़े दावे और कई बड़ी बातें सामने कही हैं। इस पूरी खबर पर मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। एमईटी सेंटर बांद्रा से जुड़ रहे हैं देवेंद्र कोल्हटकर, जहां से कुछ देर पहले अजीत पवार की मीटिंग खत्म हुई है, और वाई.बी. चौहान सेंटर से जुड़ रहे हैं नीलेश शुक्ला। यहां पर शरद पवार की मीटिंग जारी है। सबसे पहले मैं नीलेश आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी आप जहां पर हैं वहां पर शरद पवार गुट की मीटिंग जो है वो जारी है। फिलहाल वहां से क्या आपको ताजा अपडेट मिल रहा है, ये बताइए। जी बिल्कुल, आज पूरे महाराष्ट्र राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण में से एक माना जाता है, क्योंकि दोनों ही गुट द्वारा जो विधायकों की बैठक है, सांसदों की बैठक है, वो बुलाई गई। एक तरफ अजीत पवार हमलावर हुए तो दूसरी ओर शरद पवार के जितने भी समर्थन में उनके विधायक हैं वो वाई.बी. चौहान सेंटर पर पहुंचे। अब यहाँ पे जो नंबर का खेल चल रहा था, तो सबसे पहले मैं वो स्थिति साफ कर दूं। करीबन 15 से 16 जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो फिलहाल शरद पवार के साथ समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि जो उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा नजर आ रही है। जो हॉल हैं वो पूरी तरीके से पैक्ड हो चुके हैं। इस बीच हमने देखा कि कैसे जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, अनिल देशमुख, एकनाथ खड़से लगातार हमलावर रहे हैं, न सिर्फ अजीत पवार को लेकर बल्कि भाजपा को लेकर, क्योंकि अजीत पवार द्वारा उठाए गए कदम के पीछे वो पूरी जो रणनीति है, जो पूरा दामोदार है, वो कहीं न कहीं भाजपा हमलावर होते हुए इस बात का जिक्र किया कि एक समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी बन चुकी है एनसीपी, और आज के दिन वो उन्हीं करप्ट नेताओं के साथ अपने साथ जुटे हैं। जहां एक तरफ नारे लगाए जाते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी इन्हीं सारे भ्रष्ट नेताओं को अपने साथ लेकर जुटी है। लगातार इमोशनल अपील शरद पवार द्वारा की जा रही है, उनके नेताओं द्वारा की जा रही है, और काफी हद तक यह अपील कारगर भी नजर आ रही है। अंत में जयंत पाटिल द्वारा जो कार्यकर्ता जुटे हैं, सांसद विधायक जुटे हैं, उन्हें शपथ भी दिलाई गई, और इस शपथ में शरद पवार को साक्षी मानकर एक शपथ दिलाई गई कि जब तक शरद पवार जीवित हैं तब तक वो उनकी अध्यक्षता वाली एनसीपी पार्टी के साथ आजीवन बने रहेंगे। तो आज के दिन ये सबसे बड़ी घटनाक्रम रहा, लेकिन इस बीच जो स्थिति है वो ये साफ हो गई कि जो बड़ा खेमा है एनसीपी ग्रुप का, वो फिलहाल अजीत पवार के साथ नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में किस प्रकार का घटनाक्रम होगा, क्या इन 30 से 35 विधायकों में से, सांसदों में से कोई और इमोशनल होकर शरद पवार के साथ जुड़ता है, या फिर जो कानूनी दांवपेच है उनसे डरकर शरद पवार के साथ जुड़ता है, ये आने वाला जो घटनाक्रम है, जो वक्त है, उसके बीच कहीं ना कहीं जो फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत है वो झूलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल नीलेश, मैं सीधे अब हमारे सहयोगी देवेंद्र कोल्हटकर के पास जाना चाहूंगी। देवेंद्र, अजीत पवार के पास अभी नंबर गेम जाता हुआ दिख रहा है, पलड़ा उनका भारी लग रहा है, और साथ में जब वो बहुत सारी बातें कह रहे थे तो पुराने सालों के कच्चे चिट्ठे भी वो खोल रहे थे। एक तरीके से आरोप भी उन्होंने एनसीपी पर लगाया, अपने चाचा पर भी आरोप लगाया। फिलहाल वहां पर अजीत पवार के खेमे की तस्वीर क्या नजर आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी विधायकों का समर्थन अजीत पवार को है, उनको शायद सेंधमारी का डर है, इसलिए उन सबको बस में बिठा दिया गया है।
देखिए स्वाति, आज जिस तरह से हमें मुंबई में पवार वर्सेस पवार ये पूरा मामला देखने को मिला, जिसमें से अजीत पवार के साथ ज़्यादा विधायक जो है उनके खेमे में दिखे। अजीत पवार गुट की जो बैठक है वो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे मुंबई में बांद्रा में ख़त्म हुई, जहाँ पर अजीत पवार ने कई सारे खुलासे किए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण खुलासे ऐसे हैं कि कुछ साल पहले शरद पवार की सम्मति से, यानी कि उनकी मान्यता से ही हम बीजेपी के साथ बात कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश तब ये युति नहीं हुई थी। तो जब हम अभी खुलकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो अभी ऑब्जेक्शन क्यों उठाया जा रहा है, ऐसे कहते हुए अजीत पवार ने कई सारे पिछले जो संदर्भ है उनके ऊपर बातचीत की है। शरद पवार के और बीजेपी के साथ जो भी मीटिंग शरद पवार की मान्यता से हुई उनके ऊपर उन्होंने इसमें बैठक में प्रकाश डाला है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक इस प्रकार से कहा है कि आने वाले दिनों में वही एक प्रकार से हम कहेंगे कि राष्ट्रवादी के प्रमुख चेहरा रहेंगे, राष्ट्रवादी उनके हाथ में रहेंगे और आने वाले सारे चुनाव जो है वो अब उनके लीडरशिप में लड़े जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 में भी बीजेपी की सत्ता केंद्र में आने वाली है, नरेंद्र मोदी ही पंतप्रधान होने वाले हैं, तो हम उनके साथ क्यों न जाए। तो ऐसी कई सारी बातों को देखते हुए उन्होंने आज उनके कार्यकर्ताओं के सामने रखी है, वो सरकार में क्यों शामिल हुए उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है। साथ ही साथ शरद पवार पर भी उनका नाम न लेते हुए कई सारे आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शरद पवार अब महाराष्ट्र में घूमते हैं, कई जगहों पर जाकर सभा लेते हैं और उसमें वो कई बातों का अगर जिक्र करते हैं तो उन्हें भी खुलकर सामने आना पड़ेगा और कई सारी जो बातें हैं, जो अंदरूनी बातें हैं वो लोगों के सामने, महाराष्ट्र के लोगों के सामने लानी होगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब ये पवार वर्सेस परवार जंग छिड़ चुकी है और उसमें तो फिलहाल हम पार्टी के एमएलए देखें या पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी देखें तो उसमें अजीत पवार का जो गुट है उसका पकड़ा जो है वो भारी इस वक्त दिखाई दे रहा है। स्वाति। बिल्कुल नीलेश, क्योंकि ये जो पूरी जंग है, सियासी जंग है, महाराष्ट्र में पहली बार देखी नहीं गई है। हमने बस कुछ समय पहले ही देखा, मतलब ज्यादा समय हुआ नहीं है, जब एकनाथ शिंदे अलग हुए पार्टी से और सीधे बीजेपी का दामन थामा और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का पद भी उन्होंने ले लिया। यहाँ पर भी अब हम एक और पार्टी में अब दावेदारी की जंग देखने वाले हैं। चुनाव आयोग तक दोनों जो पवार है वो पहुंच चुके हैं। इस पर क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, और इसी बात का जो जिक्र है वो फिलहाल शरद पवार अपने संबोधन में भी करते नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा ये बातें कही जा रही हैं कि इससे पहले भी सेम स्क्रिप्ट जो है वो दोहराई गई थी और इसे पहचान पाना मुश्किल नहीं है कि इस पूरी घटनाक्रम का सूत्रधार आखिर कौन है, यानी सीधे तौर पर भाजपा की ओर इशारा किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि शिवसेना में पहले बगावत होती है, विधायक बंटते हैं और एक खेमा एकनाथ शिंदे के साथ जाता है और उन्हें रिजॉर्ट पॉलिटिक्स उसके बाद जो है वो शुरू होती है। और अभी फिलहाल जो स्थिति है वो इसी प्रकार निर्माण होती नजर आ रही है, जहां पर अजीत पवार की सभा में पहुंचे विधायकों, सांसदों जो सिलसिला है वो फिलहाल शुरू हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अकेले नजर आ रहे, फिलहाल अकेले नजर आ रहे शरद पवार के जो समर्थक हैं वो उनके लेकर जुटे जरूर हैं, लेकिन अंततः क्या वो उनके साथ बरकरार रहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार की सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है, ठीक वैसी तस्वीर हमने एक साल पहले शिवसेना एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के साथ देखा था और जो शिकायतों का सिलसिला है लगभग वो भी बरकरार है। तो शिवसेना से ये आरोप लगाए गए थे कि हमारे नेता हमें सुनते नहीं। राज्य की सियासत में एक और भूचाल हमने आता हुआ देखा है यहाँ पर, और एनसीपी में फूट पड़ने के बाद अजीत पवार चले गए, अब जो सरकार है वहां पर उसके साथ, और दूसरा अब दोनों ही जो खेमे हैं उस पे पावर गेम यहाँ पर शुरू होगी, चाचा वर्सेस भतीजे की। देवेंद्र, यहाँ पर हमने कह सकते हैं कि जिस तरीके से अजीत पवार ने अपने ही चाचा शरद पवार पर व्यक्तिगत एक तरीके से आघात भी किया उनकी उम्र को लेकर, जिस पर सुप्रिया सुले ने उनका बहुत ही तेजी से जवाब भी दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो दे रहे थे। तो यहाँ पर जो एक व्यक्तित्व की लड़ाई भी चाचा भतीजे की सामने देखने को मिल रही है, इसको इस पूरे महाराष्ट्र की सियासत में किस रूप में देखा जाए?
देखिए, ये सीधे साफ तौर पर पार्टी पर वर्चस्व की बात है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अजित पवार ने भाषण में उम्र को, मतलब उन्होंने सीधे नाम न लेते हुए शरद पवार के उम्र के बारे में और पॉलिटिकल करियर में किस उम्र तक हम एक्टिव रहे और किस उम्र तक हम एक गाइडेंस करें, इस ऐसे दो सवाल उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा कि सीधे साफ तौर पर कहा है कि उनकी अब उम्र हो चुकी है, उन्होंने पार्टी को गाइडेंस के तौर पर गाइड करना चाहिए, ना कि एक्टिव पॉलिटिक्स में डे टू डे इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम आज आगे पार्टी को ले जा सकते हैं। पवार साहब की उम्र हो चुकी है, तो उम्र को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए। जाहिर सी बात है, अब दूसरे खेमे में जहां पर मुंबई के YB चौहान सेंटर में जो दूसरी बैठक हो रही है, उसमें भी उन्हें जवाब दिया जाएगा या जवाब दिया गया होगा। लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं वो अजित पवार ने उठाए हैं और उन्हें साफ कर दिया है वर्चस्व या नेतृत्व की जो लड़ाई है उसमें अभी हमें चांस देना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे, पार्टी को आगे लेके जाएंगे, आने वाले चुनाव हो या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। और साफ तौर पे उन्होंने मंशा जताई है कि मैं महाराष्ट्र के CM पद के लिए काबिल हूँ, CM पद का दावेदार हूँ, फिर भी मुझे मेरी पार्टी की ओर से उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी वर्चस्वी और नेतृत्व की पार्टी के भीतर की लड़ाई थी जो आज महाराष्ट्र की जनता के सामने खुलकर आई है। और जिस तरह से राष्ट्रवादी जो है, NCP जो है, वो दो खेमे में बट गई है। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र की सियासत का ये जो गेम है, जो पॉलिटिकल गेम हम देख रहे हैं, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें शायद अभी और पन्ने खुलने बाकी हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे देवेंद्र कोल्हटकर आपका और नीलेश शुक्ला, आप दोनों का ही, इस पूरी गतिविधि और पूरे अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।